हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फीकेम एकेडमी। स्टार्ट करते हैं अपनी आगे की क्लास। इसके पहले के लेक्चर में आप सबने पढ़ रखा है बार मैग्नेट के बारे में और उसकी सारी प्रॉपर्टी को लेकर के। उसके बाद आपने पढ़ा कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनालॉग्स, टॉर्क ऑन अ डाइपोल, वर्क डन ऑन मूविंग अ डाइपोल, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य वगैरह, और कितनी एनर्जी स्टोर हुई, U इक्वल्स टू माइनस P डॉट ई आता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में आपने पढ़ा m डॉट बी, वेयर m इज मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण है, और b जानते हो सब लोग अपनी प्यारी सी मैग्नेटिक फील्ड है। उसके बाद उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ने चलते हैं कि अगर मान लीजिए कोई मटेरियल हम लेते हैं और उस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जैसे कि सबने रखा होगा ना वो क्वाइन को, सिक्के को चलाने वाला मैग्नेट के साथ, तो आपने देखा होगा सिक्का और क्वाइन मूव करते हैं, ब्लेड मूव करी होगी, कभी ना कभी ऐसा कुछ खेला होगा। बिल्कुल वैसा ही हम लोग करने चल रहे हैं कि अगर हमारा कोई मटेरियल लेकर आते हैं, कोई भी मटेरियल, एनी टाइप ऑफ मटेरियल, जैसे आपने पढ़ रखा है ना कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ऐसा पढ़ रखा है ना। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी मैग्नेटिज्म में अलग अलग तरीके के मैटर पढ़ाए जाते हैं। उन मैटर्स को पढ़ाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी एंड देयर बिहेवियर व्हेन बी अप्लाइड सम टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एनी मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम कोई चुंबकीय क्षेत्र रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट या मैग्नेटिक फील्ड के लिए उसका बिहेवियर कैसा है, उसने कैसा नेचर, कैसा बिहेवियर दिखाया हमको, उसके बेसिस पर हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स के टाइप, जिसे हम आगे जानेंगे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक के नाम से। तो उनका नेचर क्या होता है। बट डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इसका मतलब है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय। इसको पढ़ने के लिए हमें कुछ चीज़ें जाननी पड़ेगी, कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो उसके टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जिसे हमें याद रखते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो वही सारी चीज़ें काम आने वाली हैं। उन टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले टर्मिनोलॉजी हमें बताई जाती है। सबसे पहले तो हम ये बेसिक से लेकर के चलते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ वैसा ही दिमाग में याद रखते चलिएगा। ये पूरी कहानी है, पूरी थ्योरी है, ऐसे ही एज इट इज़ दिमाग में छापिएगा तो याद रहेगा जीवन भर के लिए, अदरवाइज गुमराह होते टहलेंगे। मान लिया मैंने कि मेरे पास कोई सोलेनॉइड है, परिनालिका है ना, करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, जिसके पास n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और n नंबर ऑफ टर्न्स है। अभी इसके कोर में पूरी खाली है और करंट इसमें चल रही है। तो सबको पता है करंट अगर इसमें चल रही है तो इसमें फील्ड कुछ ना कुछ तो होगी ही होगी ना, फील्ड कुछ ना कुछ, और जो भी फील्ड होगी वो कुछ ऐसे फील्ड होगी। इस फील्ड का मैंने नाम रखा बी नॉट। बी नॉट इसलिए रखा क्योंकि ये अंदर खाली है, हवा है, इसलिए मैंने क्या रखा है, बी नॉट, एयर या वैक्यूम। ठीक है, और जो कि सबको पता है फार्मूला म्यू नॉट एन आई, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। बाकी म्यू नॉट सबको जानते हो, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और आई करंट है, विद्युत धारा। ये है बी नॉट। ये बी नॉट कौन सी है, जो हमने लगाई है ना, जो हमने लगाई है, अप्लाइड बाई अस, जो फील्ड हम लेकर आए, हमारी खुद की फील्ड है बी नॉट, जो हमने लगाई। अब इस बी नॉट की एक ताकत डिफाइन करी जाती है कि अगर इसमें मान लो कोई मटेरियल मैंने रखा, फॉर एग्जांपल लाइक मैंने ये मार्कर इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो ये बी के अंदर कितनी ताकत है, जिस ताकत से ये इसको मैग्नेटाइज करना शुरू करेगा। समझे बात, समझो बी कुछ लगा, मान लो बी लगा रखा आपने 10 टेस्ला, ठीक है, 10 टेस्ला लगा रखी है, 10 टेस्ला। अब वो 10 टेस्ला में कितनी वो ताकत है जिस ताकत से वो इस मार्कर को मैग्नेटाइज करना शुरू करेगा, उस ताकत को कहा जाता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, या फिर दूसरा नाम है उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। जो आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई वो कितनी स्ट्रेंथफुल है, कितनी ताकतवर है। इसलिए जो सबसे पहले आपको चीज यहां पढ़नी है उसका नाम है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी नाम है उसका, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, या फिर इसका नाम रखा मैंने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इसका नाम है। और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र की कितनी ताकत है, उस ताकत को कहा जाता है H। उस ताकत का नाम क्या है, तो B तो फील्ड है, रिमेंबर इट वेरी केयरफुली, फील्ड, और जो ताकत है उस ताकत का नाम है चुंबकीय तीव्रता कहते हैं इसको। हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, आपके लिए थोड़ा बहुत इजी हो जाएगा, है ना, हिंदी वाले बच्चों के लिए। चुंबकीय सामर्थ्य, चुंबकीय तीव्रता कहते हैं इसको।
ठीक है, इंटेंसिटी यानी चुंबकीय तीव्रता, या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य या चुंबकीय क्षेत्र शक्ति, और असल में चुंबकीय क्षेत्र की ताकत ही मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है। चुंबकीय तीव्रता, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, कितनी ताकत से, कितनी तीव्रता से, कितनी जल्दी से वो किसी चीज को मैग्नेटाइज कर दे, वो ताकत जो मैग्नेटाइज करे। बी नॉट जो मैग्नेटिक फील्ड है जो हमने लगा रखा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट में और इसमें दोनों में अंतर है। ये बी नॉट ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये क्या चीज है, इस फील्ड की ताकत है। देखो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ लिखा गया है, ये मैग्नेटिक फील्ड की ताकत है और जो ताकत हम लगाते हैं उस ताकत का नाम है एच। क्या नाम है ताकत का? एच। ठीक है, तो ये एच क्या चीज है, किसी भी पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता, चुंबकीय क्षेत्र की वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी जो किसी पदार्थ को चुंबकित करे। द कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ओके, समझिएगा ध्यान से, किसी पदार्थ को चुंबकित करने की जो क्षमता है फील्ड के पास, कोई फील्ड लगाया 10 टेस्ला लगाया, मान लो आपने लगाया 10 टेस्ला, और वो 10 टेस्ला में कितनी ऐसी ताकत है जिस ताकत से वो उसको मैग्नेटाइज करेगा, उस ताकत का नाम है एच। हमारी ताकत जो हमने लगाया, मिलेगा कुछ वो बात की बात अलग है, जो हमने लगाया जिसको कोई मतलब ही नहीं, मैंने 10 टेस्ला लगाया तो उसकी कुछ ताकत फिक्स है जो कि एच है, उस ताकत का नाम एच है। बात समझ में आई? मान लो उसकी ताकत ऐसा कुछ होगा, यूनिट कुछ भी हो सकती है, मतलब उसकी ताकत को रखा गया लगभग मान लो 5, 4 मान लो, तो 4 उसकी लगाया 10 टेस्ला, बट उसकी ताकत कितनी है 4, यानी उस 4 ताकत से काम करेगा किसी चीज को मैग्नेटाइज करने में। बात समझ आई ना? ये 4 अलग चीज है, वो 10 टेस्ला अलग चीज है। अभी यूनिट थोड़ी देर बाद इसकी जान पाओगे, अभी रुको। तो ये एच क्या चीज है? एच क्या चीज है? कैपेसिटी है, क्षमता है, स्ट्रेंथ है, ताकत है, पावर है आप बोल दीजिए, या फिर आप कहिए क्षमता है, कैपेसिटी है। ठीक है, ये ताकत है या फिर क्षमता है किस चीज की? जो फील्ड हमने लगाई है, जो फील्ड हमने लगाई है, जो चुंबकीय क्षेत्र हमने लगाया है, उसकी ताकत का नाम है एच। और ये किस काम आती है? व्हाट इज एच? अगर डेफिनेशन लिखने की बात आ जाएगी तो द कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज एनी मैटर इज नोन एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, या फिर इसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड के नाम से भी जाना जाता है, इसे एच फील्ड के नाम से भी जाना जाता है, मैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जाना जाता है। ये सारे नाम आप याद रख सकते हो इसको, क्योंकि यही काम करेगी किसी मटेरियल को। सोचो अगर ये ना हो तो बी नहीं होगा तो एच नहीं होगा, और एच नहीं होगा तो रखो मटेरियल और बनाओ शकल। कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट अभी बाद में, इसमें कोई भी चेंज आने वाला नहीं है, कोई भी मैटर रख लो, जब बी नहीं तो एच नहीं, क्योंकि बी नॉट की ही ताकत का नाम है एच, जिस ताकत से वो किसी चीज को मैग्नेटाइज करेगा। आई होप याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। और जब बी नॉट ही नहीं है तो एच नहीं है, और एच नहीं है तो इस चीज को मैग्नेटाइज किया नहीं जा सकता है, तो फिर इसका मतलब है मैग्नेटाइजिंग फील्ड के नाम से भी इसे हम कह सकते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के नाम से आप इसे जान सकते हो, एच फील्ड के नाम से जान सकते हो, है ना, नाम ही है एच। बात समझ आई ना? तो ये हो गया आपके पास एच। अच्छा ठीक है, अब मान लो मैं मेरे पास से कोई फील्ड रखी हुई है, इस फील्ड रखी हुई है, और इस फील्ड में मैंने कोई मटेरियल रखा, ये रखा मैंने कोई मटेरियल, कोई, ठीक है, कुछ भी रख दिया, कोई पदार्थ वगैरह रख दिया, कुछ भी, और ये फील्ड मैंने लगा रखी है बी नॉट, जो भी बी नॉट लगा रखी है। अब मटेरियल अंदर आया, तो फील्ड हमें कुछ अलग अलग मिल सकती है, क्योंकि सेम फील्ड तो नहीं रहेगी, अंदर तो कुछ तो चेंज आएगा ही आएगा, है ना, अंदर कुछ भी आएगा। तो अंदर जो बी नेट मैं लिखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बी नेट, अब खुद सोचो, क्या इसमें डाइपोल जो भी हैं इधर उधर अरेंज होना शुरू होंगे, तो ये उधर जा रही है, मतलब ये उधर साउथ होगा, इधर नॉर्थ होगा, तो अपने आप इधर साउथ सब इकट्ठा होंगे शायद, और इधर नॉर्थ, यानी मान लो ऐसे दूर दूर कर दूं तो इधर नॉर्थ इकट्ठा हो जाएंगे। अब अगर आप ध्यान से देखो तो सारी जो बी लगा रखा है वो भी नॉर्थ से साउथ, और जो अंदर, ध्यान से, सही तो बनाया है, हाँ एकदम सही है, अंदर जो भी फील्ड होगी इसके वजह से इधर साउथ पोल बना और ये कैसा पोल बना, नॉर्थ पोल बना, है कि नहीं है। और अंदर ध्यान से देखो तो फील्ड ऐसे बिल्कुल सेम, तो इसका मतलब जो अंदर और बाहर वाली कैसे, कुछ ऐसे ही जा रही है। तो क्या अंदर जो फील्ड मिलेगी कुछ बढ़ी हुई मिलेगी? क्यों? क्योंकि अंदर भी पोल कुछ ऐसे ऐसे एडजस्ट हो रहे हैं, डाइपोल अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं। डाइपोल ऑलवेज ट्राई टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो द्विध्रुव है वो हमेशा, अगर मान लो कोई डाइपोल ऐसे रखा है तो हमेशा कोशिश करेगा, उसके ऊपर टॉर्क लगेगा M क्रॉस B, और टॉर्क लगेगा इस ग्राफ से, तो वो अपने आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आने की कोशिश करेगा। यानी अब अंदर जो फील्ड मिलेगी कुछ अलग मिलेगी, अब कुछ अलग होगी, और वो कुछ अलग जो लिखने का तरीका हुआ, अंदर की जो फील्ड है
ठीक है। ऑन पुटिंग अ मटेरियल, जब हम कोई मटेरियल रखते हैं इस फील्ड में, जब इस फील्ड में, किस फील्ड में, बी नॉट में, इस फील्ड बी नॉट में कोई मटेरियल रखा, कोई, ये कहानी है पूरी, याद रखिएगा, कोई मटेरियल रखते हैं, ठीक है, कोई मटेरियल रखा, तो जब इस फील्ड में हमने कोई मटेरियल रखा तो उसके अंदर डाइपोल इधर उधर अरेंज होना शुरू हुए। डाइपोल क्या हुए, इधर उधर सेट होना शुरू हुए, और डाइपोल जब इधर उधर सेट होना शुरू हुए तो डाइपोल अरेंज होना शुरू हुए। क्या चीज, जो भी उसके अंदर डाइपोल हैं, डाइपोल, ठीक है, वो डाइपोल अरेंज होना शुरू हुए, ठीक है, अरेंज हुए। और अगर डाइपोल अरेंज हुए, डाइपोल स्टार्टेड अरेंज, तो अंदर फील्ड बनी, और अंदर फील्ड बनी तो उस जो फील्ड बनी वो कुछ अलग होगी, तो डाइपोल अरेंज हुए तो फील्ड बनी, फिर से नई फील्ड बनी, ठीक है, नई फील्ड बनी, और रिजल्टेंट जो नेट फील्ड होगी, ठीक है, जो बी नेट होगा, वो बी नेट होगा, कैसे लिखा जाएगा, जैसे पहले लिखते थे, सब लोगों को याद होगा, C इज टू के सी नॉट, वेयर के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, याद आया, और C नॉट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इन व्हेन द एयर और वैक्यूम इज प्रेजेंट बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, है कि नहीं है, C नॉट, ऐसा कुछ पढ़ा था, याद है, ऐसे ही हम लोगों को पढ़ाया गया था, C इक्वल्स टू के सी नॉट, तो वैसा ही बिल्कुल यहाँ पर हो जाता है। अब जो बी नेट पढ़ाया जाता है, अब वो जो बी नेट अंदर मिलेगा, अब मुझे कहा कि मुझे बी बताओ, लगाया भले बी नॉट है, बट अंदर जो मिलेगा वो मिलेगा इसका एक क्वालिटी जो इसके अंदर है, समझ रहे हैं बात को, इसके अंदर की जो क्वालिटी है। अब मैंने लगाया भाई केवल और केवल बी नहीं लगाया, बी मुझे मिली, और वो बी बताने का तरीका लिखा गया म्यू इंटू एच, क्या लिखा गया, म्यू इंटू एच, म्यू नॉट नहीं लिखा गया, केवल लिखा गया बी इक्वल्स टू म्यू इंटू एच। ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि सोचो म्यू हमेशा, क्या इस मटेरियल के पास कुछ ना कुछ, अभी तक ये कुछ नहीं था, ये तो कुछ नहीं था, तो क्या आप अपने आप म्यू नॉट एन आई लिखते थे कि नहीं लिखते थे, लिखते थे। लेकिन अब कोई मटेरियल आया तो क्या केवल म्यू नॉट ही एग्जिस्ट करेगा, अभी भी मटेरियल के अंदर भी सबको पता है मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वैसे ही यहाँ पर तो मैग्नेटिक कांस्टेंट वाला जैसा भी कुछ होना चाहिए, इसलिए म्यू नॉट के साथ साथ म्यू आर भी चिपकता है, और उस पूरे को मिला करके लिखा जाता है, पूरे को मिला करके लिखा जाता है म्यू, और साथ में लिखा गया, अब जो भी अंदर मटेरियल के अंदर फील्ड होगी वो हो जाएगी म्यू इंटू एच, और ये हो जाएगा आपका टोटल फील्ड। तो ये जो बी है, ये बी, ये अंदर की फील्ड है, कहाँ की फील्ड है, ये अंदर की है, टोटल है या आधी है, अंदर की टोटल फील्ड है, अंदर की कैसी फील्ड है, टोटल फील्ड है, ये बी है। म्यू क्या है, म्यू क्या है भाई, म्यू है कांस्टेंट ऑफ मीडियम, मटेरियल का कांस्टेंट है, जिसे आप कहेंगे परमिएबिलिटी, है ना, माध्यम की चुंबकशीलता, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, ठीक है, ये हो गया आपके लिए। तो ये फार्मूला यहाँ याद रखिएगा, बी इक्वल्स टू म्यू इंटू एच, यहाँ से याद रखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, एच इक्वल्स टू बी अपॉन म्यू, इतना याद रख सकते हैं। तो चलो बी इक्वल्स टू, बी क्या है, अंदर की, फिर से याद रखिएगा, बी जो है वो अंदर की टोटल फील्ड है, ये ऐसा मत सोचेगा कि अंदर जो फील्ड बनी। अच्छा, अब मैंने बात करी शुरू में कि जब हमने मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा, चुंबक को, तो ये मैग्नेटाइज होना शुरू हुआ ना, तभी तो उसका नाम रखा मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो फील्ड मैग्नेटाइज करे। अब मैंने इसको रखा, तो अगर ये सोचो अब शुरू में मैग्नेटाइज नहीं था, ये अब मैग्नेटाइज होना शुरू हुआ, तो इसके अंदर भी वो डाइपोल बनना शुरू होगा, डाइपोल अपने आप बनना शुरू होगा, तो साफ साफ पता चल रहा है कि जब डाइपोल बनेगा तो अंदर भी फील्ड बनेगी, लेकिन किस अमाउंट में, किस रेशियो में, किस हिसाब से, सवाल है ना। जैसे कि मैंने जो ताकत लगाई उसका नाम क्या है, जो मैंने ताकत लगाई उसका नाम बी नॉट है, सॉरी, जो मैंने फील्ड लगाई उसका नाम बी नॉट है, और ताकत जो है बी नॉट की उसका नाम क्या है, एच। ऐसे ही जो अंदर डाइपोल इधर उधर अरेंज हुए, तो उनके वजह से भी क्या यहाँ पर फील्ड बनेगी ना फील्ड, क्योंकि डाइपोल इधर उधर अरेंज होना शुरू हुए भाई, अरे सारे नॉर्थ उधर भाग गए, सारे साउथ इधर भाग गए, तो बन गया एक अच्छा खासा पैटर्न, बन गई एक अच्छी खासी फील्ड, और इस वजह से अंदर भी एक फील्ड बनी जो बाहर के लगाने की वजह से आई।
जो बी नॉट लगाया, बी नॉट ना लगाते तो एच ना होता, एच ना होता तो इसको मैग्नेटाइज ना कर पाती। तो एच लगाने से, एच हमारी ताकत है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे रखो चाहे ना रखो, ये हटा दोगे तो एच खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, वो तो कांस्टेंट रहेगा, एच नहीं बदलता, एच को मीडियम से लेना देना नहीं है। बट मीडियम अगर आया तो एच ने क्या किया, एच के अंदर हिम्मत है, एच फॉर हिम्मत, और वो हिम्मत से क्या कर रहा है, मैग्नेटाइज कर रहा है। और अगर मैग्नेटाइज करेगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब अंदर की मैग्नेटिक फील्ड को मैं फिलहाल लिख रहा हूं बी इंड्यूस्ड के नाम से। तो अगला जो टॉपिक हम बता रहे हैं आपको यहां पर, सेकेंड टॉपिक का नाम है, जो भी नाम होगा उसका नाम होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। उसका नाम क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको हम लोग कहते हैं चुंबकन की तीव्रता, वो चुंबकीय तीव्रता था, ये है चुंबकन की तीव्रता। और ये किसकी वजह से है? कब आया? जब फील्ड लगाया तब? नहीं नहीं, चुंबकन की तीव्रता, आप ये कहिए फील्ड लगाने पर नहीं, फील्ड लगाओ और मटेरियल भी रखो, दोनों चीजें, फील्ड लगाओ और मटेरियल भी रखो। केवल मटेरियल रखने से आप ये नहीं पढ़ सकते, क्योंकि कोई जब मटेरियल रखा ही नहीं तो वो चुंबकित होगा ही नहीं, मैग्नेटाइज होगा ही नहीं, तो कहां से बात करोगे? अच्छा, मान लो मटेरियल है मेरे पास और बी ही नहीं है तो फिर बेवकूफ़ी। इसलिए आपको दोनों चाहिए होता है, तब आपको ये पढ़ाया जाएगा, व्हिच इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या बताता है कि हम ये देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं इस चीज के अंदर कि इसमें किस हिसाब से कितनी मैग्नेटिक फील्ड वगैरह बनी, कितना क्या अमाउंट में क्या चीज आया इसमें। और अब सोचो, मुझे ये चेक करना है कि इसमें मैग्नेटिक कितना मैग्नेटाइजेशन आया। और मैग्नेटाइजेशन अगर मेजर करना है तो सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी सबको पता है एम, मैग्नेटिक मोमेंट। सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी का नाम है मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण। उसी के बेसिस पर अगर वो दिखा तो हमने कहा यस मैग्नेट है, अगर वो नहीं दिखा तो हमने कहा मैग्नेट नहीं है। तो मैग्नेट अगर देखना है तो मुझे एम देखना है, तो मैं इसका एम देखूंगा कि इसमें टोटल कितना एम आया, टोटल कितना एम इसमें बना जब मैंने फील्ड लगाई। फील्ड लगाई तो ताकत लगी कितनी? एच। ताकत कितनी लगी? एच। और उस एच ताकत की वजह से इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन शुरू हुआ, ये भी मैग्नेटाइज होना शुरू हुआ। आप ये समझो मैग्नेटिक इंडक्शन जैसा कुछ हो रहा है। फील्ड को देखकर फील्ड बनाना, समझो, फील्ड को देखकर, आसपास मेरे फील्ड है और फील्ड को देखकर मैं भी अपनी खुद की फील्ड बनाने लगा। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलने वाला है ये। फील्ड को देख के फील्ड बनाया, तो फील्ड बनाया, फील्ड किस अमाउंट में बनाया? फील्ड कैसे बताते हैं भाई? मैग्नेटिक मोमेंट को देख करके। याद है ना सबको? अगर मेरे पास कोई मटेरियल है, थिंक इज लाइक एज इट इज अ बार मैग्नेट, एंड बार यू हैव अ बार मैग्नेट एंड यू डिस्कस अबाउट ओनली वन प्रॉपर्टी व्हिच इज नोन एज मैग्नेटिक मोमेंट, एंड ड्यू टू मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यू डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at its axial position and equatorial position, that comes out mu naught upon 4 pi into 2m upon r cube and mu naught upon 4 pi m upon r cube. yes or no? क्लियर है? तो ये हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई मटेरियल है, सपोज लाइक दिस बार मैग्नेट, तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है m। सोचो अगर फील्ड नहीं होगी तो m खत्म, और अगर फील्ड है तो ये मैग्नेटाइज हुआ, और मैग्नेटाइज हुआ तो क्या m आया कि नहीं आया? और जब m आया तो उस m के बेसिस पर बताया गया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बताया जाता है चुंबकन की तीव्रता की कितना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ। अब मेरा सवाल, क्या ये मटेरियल 1D 2D 3D, गुड, ठीक है। तो ये 3D अगर है तो आप बताओ इसमें क्या देखोगे? मैग्नेटिक मोमेंट केवल सरफेस पे देखोगे, एरिया में देखोगे या वॉल्यूम में देखोगे? एरिया में या फिर वॉल्यूम में? वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम में देखोगे तो उसको डिफाइन किया गया मैग्नेटिक मोमेंट, क्या चीज? मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है, और वो भी एक दो नहीं कि केवल बस एक और दो रख लो, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकन की तीव्रता क्या कहा गया? चुंबकन की तीव्रता को डिफाइन करा गया आई वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर, जो कि एम नेट होता है अपॉन वी, वीज पोटेंशियल नहीं, वीज वॉल्यूम। और यहाँ से अगर आप यूनिट वगैरह बनाना चाहो इस चीज को, अभी मैं इसको समझाऊंगा कि और ये क्या, इसको किस नाम से जान सकते हो। जैसे फील्ड के लिए हमने एच को कहा कि मैंने जो फील्ड लगाई उसकी ताकत का नाम एच है, ठीक है। वो किस ताकत से काम करेगी उसका नाम एच है। तो ये क्या है? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग, किस ताकत से वो, मतलब कौन सी ताकत ने उसे किया वो नहीं,
किस हिसाब से, किस मात्रा में, किस अमाउंट में वो मैग्नेटाइज हुआ, उसका नाम है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब डाइपोल मोमेंट का यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन v का यूनिट मीटर क्यूब। क्या दिख नहीं रहा है, मीटर क्यूब, क्यूब से मीटर स्क्वायर गया तो आपके पास यूनिट आया एम्पियर अपॉन मीटर, एम्पियर अपॉन मीटर, और डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा L-1 इंटू ए। ये हो गया आपका डायमेंशन। क्वांटिटी होगी वेक्टर, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आई इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन होती है। और जो कि भाई ताकत है ना, फोर्स वगैरह, ऐसे याद रखिए फोर्स है। तो ये आई क्या चीज है, सोचो ध्यान से। मैंने फील्ड लगाई तो इसकी ताकत का नाम मैंने रखा H। इसकी ताकत का नाम क्या रखा मैंने, H, जो मैंने लगाई। वो फील्ड वो H इससे भी होकर गुजर रही है, तो इसकी ताकत तो H होगी। इसकी ताकत कितनी होगी, H। अब मैंने कहा कि बट H लगाने की वजह से इसके अंदर भी मोमेंट आएगा, डाइपोल मोमेंट इधर उधर एडजस्ट होगा, और अंदर भी कोई ना कोई फील्ड आएगी। तो उस जो अंदर फील्ड बनी, जो मटेरियल के अंदर फील्ड बनी, उस फील्ड का नाम है बी इंड्यूस्ड। हालांकि आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा, बट आप ऐसे याद रखिए कि जो हमने फील्ड लगाई, ठीक है, मटेरियल के अंदर, मटेरियल के अंदर, पदार्थ के अंदर अगर हमने फील्ड लगाई तो क्या होगा, उसके अंदर भी मैग्नेटाइजिंग होगा। मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन हुआ, ठीक है, चुंबकन हो गया, मैग्नेटाइजेशन हुआ। अगर मैग्नेटाइजेशन हो गया, मैग्नेटाइज्ड हो चुका है, तो अंदर फील्ड बनेगी। मतलब साफ है कि अंदर फील्ड बनी। अरे अंदर फील्ड बनी तभी तो मैं ये बी नेट लिख पाया था। अंदर की टोटल फील्ड है, अंदर फील्ड, यानी इसमें केवल बाहर वाली H वाली ताकत नहीं शामिल है, H के साथ अंदर वाली ताकत भी आई है। मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन हुआ, मतलब अंदर फील्ड बनी, और वो फील्ड जो बनी उसे कहा मैंने बी इंड्यूस्ड। क्या नाम रखा मैंने उसका, वी इंड्यूस्ड, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र बना। और ये प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र जो बना, ये बना किसकी वजह से, जो अंदर डाइपोल इधर उधर अरेंज होना शुरू हुए, तो अंदर फील्ड बनी जिसका नाम मैंने रखा है बी इंड्यूस्ड। इस बी इंड्यूस्ड ने, इसकी जो ताकत है आई। बात समझ में आई? जैसे H किसकी ताकत है, जो हमने लगाई। आई किसकी ताकत है, जो बनी, जो मेरे लगाने पर अंदर बनी, उस ताकत का नाम क्या चीज है, आई। और उस आई को लिखा गया M/V, जहां पर M क्या है, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है, और V क्या है, वॉल्यूम, मतलब आयतन। ठीक है, ये टोटल कुल चुंबकीय आघूर्ण है और ये आयतन है। अब ये मुझे समझ में आया बी इंड्यूस लिखने का ये तरीका। क्लियर है सबको? आई होप यहां तक समझ में आया होगा। व्हाट इज आई, फिर से समझ लीजिए, मैग्नेटिक मोमेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, प्रति एकांक आयतन में कुल चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। हाँ, चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। और यूनिट एम्पेयर पर मीटर, क्वांटिटी वेक्टर, और एच भी वेक्टर है क्योंकि एच एक फील्ड है, ताकत है, दोनों चीजें वेक्टर क्वांटिटी हैं। अभी हम आगे इसको समझाएंगे। और तो आई के बारे में ये इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, आई इनसाइड है, अंदर की बात है। ठीक है, अंदर की जो फील्ड है वो बी इन है। अब मुझे जो अंदर मिली वो किसके वजह से मिला है, मुझे कुछ एच की अपनी फील्ड, एच तो ताकत है, फील्ड थोड़ी है, एच फील्ड लिखा जाता है, एच ताकत है। किसकी वजह से, बी नॉट की वजह से। मिटा दिया गया ना, हाँ, एच किसकी वजह से आया है, बी नॉट की वजह से। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, ध्यान से समझो इस चीज को। एच ताकत है, एच ताकत है बी नॉट की, यानी जो हमने लगा रखी है, जो हमने लगा रखी है। ठीक है, और आई ताकत है बी इंड्यूस्ड की, जो अंदर की है, ये बाहर की, ओ फॉर आउट मान लो, नॉट लिखा मैंने, बी इंड्यूस की जो एच लगाने पर मिली। समझे, जो एच लगाने पर मिली, एच लगाने मतलब बी नॉट लगाने पर मिली, बी इंड्यूस्ड की जो मटेरियल के अंदर मिली, यानी मटेरियल नहीं तो फिर बी एच नहीं, जो मटेरियल के अंदर मिली। ये हो गई दो ताकतें। ठीक है, अब आपके पास दो ताकत हो चुकी है, पहला एच और दूसरा आई, यही दो ताकत मिल गई। अब अंदर जो मिलेगी वो तो ये है, ये तो टोटल फील्ड है जिसको लिखा गया म्यू इंटू एच।
अब अगर मैं पूछूं कि अंदर फील्ड कितनी है, मुझे अंदर फील्ड बतानी है। मटेरियल के अंदर 2 फील्ड है भाई, लीजिए बांट दिया मैंने, आप समझो आधे आधे में मैंने दोनों कर दिया, बट ऐसा नहीं होता है, बट दिखा रहे हैं समझो ध्यान से। एक तो होगा बी नॉट की वजह से फील्ड, सॉरी एक तो लिखा जाएगा किसकी वजह से, एच की वजह से फील्ड, और दूसरा किसकी वजह से लिखा जाएगा, आई की वजह से फील्ड। अब एच की वजह से अगर मुझे फील्ड लिखना है, ध्यान से सुनना, अगर मुझे एच की वजह से फील्ड लिखना है तो मैंने उसको लिखा बी नॉट, क्योंकि एच तो बी नॉट की ताकत है, तो बी नॉट इक्वल टू लिखा गया म्यू नॉट इंटू एच, समझे, बी नॉट क्या लिखा गया, म्यू नॉट इंटू एच। और मुझे अगर आई लिखना है, अगर मुझे लिखना है कि आई जो कि मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है, तो ये किसके वजह से आई, अगर मुझे बी इंड्यूस्ड लिखना है, क्योंकि ये बी इंड्यूस्ड की ताकत है, आई किसकी ताकत है, बी इंड्यूस्ड की, और अगर मुझे बी इंड्यूस्ड लिखना है तो मैंने लिखा म्यू नॉट इनटू आई। ये लिखने का तरीका हुआ, समझो ध्यान से। अगर आपको ताकत पता है और फील्ड पता करना है तो आप म्यू नॉट से गुणा कराइए, मल्टीप्लाई कराइए, और आपको फील्ड मिल जाएगी। एच फील्ड नहीं है, एच फील्ड की पावर है, ताकत है, स्ट्रेंथ है। पहले ही लिखा गया था मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के नाम से भी जानते हैं। तो मुझे पता चला कि H किसकी ताकत है, बी नॉट की, और I किसकी ताकत है, बी इंड्यूस्ड की, है ना। जिसको लिखने का तरीका क्या हुआ, बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एच और बी इन इक्वल टू म्यू नॉट आई। अगर जिनको दिक्कत हो रही है तो यहाँ से इस फार्मूले से आपने यूनिट पढ़ रखा है ना, सबने पढ़ा है, म्यू नॉट आई। म्यू नॉट आई का मतलब, म्यू नॉट का सबको पता है ना, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। आई के बारे में आपने क्या पढ़ा, एम्पियर अपॉन मीटर, एम्पियर, तो ये एम्पियर से स्क्वायर चला गया, आपके पास टोटल यूनिट आई न्यूटन पर एम्पियर मीटर। न्यूटन पर एम्पियर मीटर किसकी यूनिट होती है, किसी, अरे इसी को तो टेस्ला कहा था, याद करो, F इक्वल टू आई बी एल से कैलकुलेट कर लेना, B इक्वल टू क्या आएगा, F अपॉन आई एल, न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो गया। और यहाँ से हमको पता चला कि हाँ, अगर हमारे पास फील्ड है, सॉरी अगर मेरे पास फील्ड की पावर है, ताकत है, मुझे ताकत पता है कि फील्ड की ताकत कितनी है, तो मैं उसको किससे गुणा कराऊं कि मुझे फील्ड मिल जाए, म्यू नॉट से। ठीक है, तो ये हो गया म्यू नॉट एक पैटर्न जिससे कराने पर। अब अगर मुझे यहाँ पर अब आई होप आपको आई समझ में आया होगा, और एच तो कब से समझ रहे हो, काफी देर से। एच बी नॉट की ताकत होती है, और आई बी इंड्यूस, जो अंदर फील्ड बनी उसकी ताकत का नाम है आई। और तो डेफिनेशन दोनों की अलग अलग है। इसकी डेफिनेशन क्या हुआ, द कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग एनी मैटर इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग of magnetic field to magnetize any matter is known as magnetic intensity और magnetic field interest, magnetizing field H field, magnetic induction भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि यही है जो दूसरे को इंडक्ट करेगा, प्रेरित करेगा, इंड्यूस करेगा। ठीक है, और दूसरा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसे बोलते हैं चुंबकन की तीव्रता। दोनों में थोड़ा थोड़ा ही अंतर है। ठीक है, टर्मिनोलॉजीज बहुत हैं, कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि बार बार वो मैग्नेटिक कंफ्यूज कर देता है, इसलिए अच्छे से पढ़ना, इस चीज को रिवीजन करना, 2-3 बार पढ़ना, अपने आप समझ में आ जाएगा। और ये हो गया I इक्वल टू एम बाई वी। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट का यहाँ पर एक और फार्मूला मैं बता सकता हूँ आपको। देखो, मैग्नेटिक मोमेंट को लिखने का तरीका सबको पता है, ये नोट हुआ होगा ना, हाँ नोट तो कर ही लिया होगा, इतने तेज हो तो तेज और मैं, हाँ एम मैग्नेटिक मोमेंट, I इक्वल टू अगर मुझे लिखना हो तो मैग्नेटिक मोमेंट को लिखा जाता है M इंटू डी, जहाँ पर M क्या है, मास ऑफ मैग्नेट, पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव सामर्थ्य, जैसे चार्ज होता था स्केलर, वैसे ये है M इंटू डी। और वॉल्यूम लिखने का तरीका क्या होता है, एरिया इंटू डी। क्या डी से डी कट गया तो आपके यूनिट आई, मतलब नया फार्मूला बना M अपॉन ए, यानी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इन पर यूनिट एरिया इज आल्सो नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास अगेन आई। अब आप सोचेंगे कि यहाँ वेक्टर कैसे नहीं लगा पाए, यहाँ वेक्टर एरिया के साथ लगा दूंगा मैं, एरिया इज वेक्टर। ठीक है, एरिया इज वेक्टर, एरिया वेक्टर पढ़ रखा है ना सबने, ये हो गया। तो आई जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पर याद रखते हुए इसीलिए यहाँ पर वेक्टर लगाया गया है। यूनिट लिख देता हूं मैं, एम्पियर पर मीटर। क्लियर है? और एक सेकंड, एम्पियर पर मीटर, मीटर पर एम्पियर, मीटर पर एम्पियर नहीं है ये क्या है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, और ये क्या है, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ योर मैग्नेट। फिलहाल आप ये फार्मूला याद रखिए, ये आपके ज्यादा काम आएगा। अब अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो H के यूनिट के बारे में मैंने बात नहीं करी थी अभी तक, बट अब आप सोच के बता सकते हैं कि H की यूनिट और I की यूनिट सेम होनी चाहिए कि अलग अलग। देखो ध्यान से, दिस इज आल्सो अ फील्ड, दिस इज आल्सो अ फील्ड, सेम क्वांटिटी सेम क्वांटिटी, तो क्या ये दोनों भी सेम नहीं होनी चाहिए क्या?
होनी चाहिए। अरे बार बार मैं एक ही बात तो कह रहा हूं, ताकत है ताकत है, तो जब दोनों ही ताकत है तो दोनों का यूनिट भी क्या चीज है, सेम है, इसलिए h के बारे में लिखा गया तो h वेक्टर है, और यूनिट अगर मैं लिखूं इसके बारे में यूनिट तो फिर से आएगा एम्पियर पर मीटर आएगा, और डायमेंशनल फार्मूला आएगा L-1A। ठीक है, तो h और I सेम क्वांटिटीज हैं, अलग अलग चीजें की ताकत कही जाती है। इंड्यूस्ड फील्ड की ताकत, जो मटेरियल के अंदर ताकत बनी उसका नाम I है, मटेरियल नहीं तो M नहीं तो I भी खत्म। ठीक है, इस चीज को हमें यहां ध्यान दिया जाता है। बाकी B = μ × H ये अंदर की टोटल है, और केवल अगर मुझे B0 ही लिखना हो, कहीं किसी भी जगह पर ताकत लिखनी हो बाहर वाली की B0, तो सीधे मैं लिख सकता हूं μ0 × H। तो B0 ताकत है, ठीक है, ये हो गया। और अंदर जो मुझे टोटल मिला, टोटल मुझे H मिला, I मिला। अगर मैंने फील्ड लगा रखी है, ये मैंने लगा रखा है, तो मुझे जो टोटल मिला वो किसकी वजह से मिला, केवल B0 मिला नहीं, मुझे जो टोटल मिला B नेट वो मिला B0 + B इन, B0 + B इन। तो जो मुझे टोटल B नेट मिल रही है वो B नेट मिल रही है मुझे B0 + B इंड्यूस्ड, अंदर की, इनसाइड भी याद रख सकते हो। B नेट को मैंने लिखा केवल B, जो कि यहां लिख रखा है ऑलरेडी मैंने। B0 लिखा जाएगा μ0 H + B इन लिखा जाएगा μ0 I, और आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आया μ0 H + I, ये आया फार्मूला। क्लियर हुआ, फार्मूला समझ में आया? इस तरीके से ये फार्मूला बनाया गया। अब I का स्पेशल फार्मूला दिया गया है, H का फार्मूला स्पेशल नहीं दिया जाता। अगर मुझे केवल H को ही डिफाइन करना हो स्पेशली, तो H को डिफाइन करने के लिए देखो ध्यान से, क्या यहां पर हो जाएगा B - μ0 I, और मैं μ0 से डिवाइड करूंगा तो क्या लिखा जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, लिखा जाएगा B नेट अपॉन μ0 -I, ये लिखा गया। B इज मैग्नेटिक, नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल, I इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इनसाइड मैग्नेट, एंड H इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो कि हमने लगा रखी है। नेट में से अगर अंदर वाली ही घटा दिया जाए, अंदर कितनी मिली, कुल टोटल मिली, अगर इस नेट में से अंदर वाली ही घटा दिया जाए तो क्या H नहीं मिल जाएगा? तो वही तो लिखा गया, नेट में से B कौन सी है, नेट में से मैंने किसको घटा दिया, केवल अंदर वाली को घटा दिया, अपने आप कौन मिल गया, H। तो ये लिखा गया H का नया फार्मूला। और ध्यान से देखो, H और I बगल बगल लिख दिए गए, यानी H और I की यूनिट सेम हो गई। ठीक है, वो तो सेम पहले ही मैंने प्रूव करा दिया था। तो इस तरीके से आपके पास ये दोनों क्वांटिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। यहाँ पर आप चाहो तो आगे बताएं क्या, चलो यहां से देखो B = μ × H, पहले तो ये नोट डाउन हो जाना चाहिए एकदम, जैसे मैंने लिखा है पूरी कहानी के साथ। क्लियर है? अब यहां से अगर आप ध्यान से देखो आगे, तो एक चीज और पढ़ाई जाती है, ठीक है, एक और टर्मिनोलॉजी यहां पर निकल करती है। पहली हो गई, दूसरी हो गई, ठीक है। तीसरी टर्मिनोलॉजी जो बताई जाती है वो ये है कि, इसको नोट कर लिया ना। Now the third terminology is magnetic susceptibility। ठीक है, ये क्या चीज है उसको जानने की कोशिश करते हैं। जो B लगाई थी, जो B नेट कुल मिली थी, वो लिखा गया μ × H, ये फार्मूला याद रहना चाहिए, है ना, ओके। और जो I का था वो लिखा गया था M/V, ये फार्मूला याद रहना चाहिए। H का फार्मूला आपके पास ताजा ताजा ये लिखा हुआ है, ठीक है। और ये B नेट कुछ इस हिसाब से I है, μ0 H + I, ठीक है। अब मान लो फील्ड लगाया आपने, फील्ड लगाया, फील्ड में कोई मटेरियल रखा। अब अगर फील्ड में कोई मटेरियल रखा, मटेरियल, तो मटेरियल मैग्नेटाइज होना शुरू हुआ, इसका क्या शुरू हुआ, मैग्नेटाइजेशन शुरू हो गया। और ये मैग्नेटाइज हुआ, अगर ये मैग्नेटाइज हुआ तो किस अमाउंट में मैग्नेटाइज हुआ उसको बताने के लिए कौन आया, I। किसके लगाने से आया, H के। सोच, अगर H ही नहीं होगा तो I होगा, अगर H ही नहीं होगा तो I होगा, नेवर। तो इसके लिए अगर I चाहते हो तो H का आना जरूरी है, इसलिए लिखा गया I डिपेंड्स ऑन H, इफ H इज 0 I इज 0, क्योंकि H को फर्क नहीं पड़ता मटेरियल है या नहीं है,
एच तो हमने जो फील्ड लगा रखी है उसकी ताकत है ना, तो एच को क्या फर्क पड़ता है। आई किसकी ताकत है, मटेरियल की। आई ताकत है बी इन की जो मटेरियल के अंदर मिली। तो इसलिए आई डिपेंड्स ऑन एच। और लिखा गया आई, अब प्रोपोर्शनल हटा तो लिखा गया काई एम इंटू एच। व्हाट इज काई एम, काई ही लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, एम लिख दो, एम फॉर मटेरियल। ओके, एम फॉर मैग्नेट में ही एम फॉर मटेरियल ऐसे याद रख सकते हो। मैं एम हटा देता हूँ, कंफ्यूज ना होना। यहाँ से आई बाई एच क्या हो जाएगा, आई बाई एच इक्वल्स टू काई। व्हाट इज काई, दिस काई इज नोन एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसको बोलते हैं हम लोग, थर्ड आपका टर्मिनोलॉजी थी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये हो गया आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या चीज है, जिसे चुंबकीय सुग्राहिता, चुंबकन प्रवृत्ति कहते हैं। कि एच लगाने पर, जो भी एच लगाया, उस एच लगाने पर कितना आई मिला, उस टेंडेंसी का नाम है काई। ठीक है, उस अमाउंट का नाम है काई। मान लो मैंने एच लगाया 20 ताकत, मैंने कितना लगाया, एच 20 ताकत, मैंने लगाया एच 20 एम्पियर पर मीटर। ठीक है, और मुझे उस एच के बदले में मुझे केवल मिला 5 एम्पियर पर मीटर। तो मैंने कहा कि मुझे लगाया 20 मिला 5, यानी इसकी ताकत कही जाएगी 1/4। दिस 1/4 इज चुंबकन प्रवृत्ति, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकीय सुग्राहिता कहते हैं। और वो बता रहा है कि कितना सेंसिटिव है उस एच के लिए, फॉर दैट एच दैट यू हैव अप्लाइड, उस एच के लिए कितना सेंसिटिव है, कितने अमाउंट में वो मैग्नेटाइज हो रहा है। तो मैंने समझ में आ गया कि अगर मुझे उसको बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज करना है तो मुझे फील्ड उस हिसाब से, मान लो मुझे 100 तक उसको मैग्नेटाइज करना है, तो मुझे पक्की बात है कि मुझे 1/4 के अकॉर्डिंग में ही उसमें फील्ड उसको देनी होगी, क्योंकि वो 5 ही दे पा रहा है और मुझे कितना रिजल्ट चाहिए, 100। तो उस अमाउंट में मुझे लेकर के चलना पड़ेगा कि मुझे वैल्यू ओवरऑल 100 चाहिए। मुझे पहले ही पता है कि 1/4 आ रहा है, कितना आ रहा है 1/4, और अगर आप रिजल्ट चाहते हो 100, तो ये 100 देगा, क्योंकि जो भी लगाओगे उसका 1/4 रिजल्ट देगा। बात समझ में आ रही ना। तो इसके नेचर की चीज 20 आपने लगा रखा है और उसने कितना दिया बदले में, केवल 5। तो ये कितने अमाउंट में हमें मैग्नेटाइजेशन देती है, उस अमाउंट का नाम है विद रिस्पेक्ट टू एच, क्या लिखा जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू एच, with respect to magnetic intensity is called magnetic susceptibility। इसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, चुंबकीय सुग्राहिता कहते हैं, जो कि कहता है कि चुंबकन तीव्रता के सापेक्ष, चुंबकन तीव्रता के सापेक्ष नहीं, चुंबकन तीव्रता नहीं कहते इसको, इसको बोलते हैं चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय तीव्रता के सापेक्ष, इंग्लिश हिंदी में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, ठीक है। चुंबकीय तीव्रता के सापेक्ष चुंबकन की तीव्रता को चुंबकीय सुग्राहिता कहते हैं। क्या बोलोगे आप लोग, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज नोन एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और ये हो गया आपके पास आई बाई एच। यूनिट क्या आएगा इसका, दिमाग में आ रहा है कोई यूनिट, बहुत मार्क खाओगे। जो आई वही एच, दोनों की यूनिट सेम, दोनों तो ताकतें हैं, इसलिए काईएम इट इज यूनिटलेस एंड आल्सो डायमेंशनलेस। यूनिटलेस वाली चीजें डायमेंशनलेस होती हैं, है ना, बट डायमेंशनलेस वाले यूनिटलेस भी हो ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल एंगल एंड सॉलिड एंगल, ठीक है। तो ये हो गया काईएम डिफाइन करा गया, काई डिफाइन करा गया, दैट इज आई बाई एच। इस हिसाब से ये डिफाइन करा गया कि हमारे पास एक और तरीके का फार्मूला, जो टर्मिनोलॉजी है थर्ड तरीके की, तीसरे तरीके की टर्मिनोलॉजी है। इसके बारे में एक और बात और बताई जाती है, देखो आपके सामने लिखा है आई इक्वल टू काई इंटू एच, एच। अब ध्यान से देखो, जिन मेटेरियल्स के लिए नंबर एक बात कहते हैं, अगर आई वेक्टर व एच वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन में हैं, तो क्या कहा जाता है, अगर आई और एच सेम डायरेक्शन में है तो ये कहा जाता है कि पक्की बात है काईएम जो होगा वो पॉजिटिव होगा। सोचो, ये भी आई कैप, ये भी आई कैप, और अगर ये हो जाए -2, इसका आंसर कितना है -2, तो पलट गया ना, आई और माइनस आई हो गया। इसलिए अगर दो आई और एच सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उसके लिए काईएम की वैल्यू क्या लिखी जाती है, पॉजिटिव। दूसरा, अगर आई वेक्टर व एच वेक्टर सेम डायरेक्शन में ना होकर के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो
अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसके लिए कायम नेगेटिव होगा, उसके लिए कायम क्या होगा, नेगेटिव होगा। और तीसरा, अगर मैं बात करूं कायम के लिए, अगर ये वैक्यूम में बात करूं, निर्वात में, फ्री स्पेस के लिए बात करूं, वैक्यूम के लिए बात करूं, ठीक है, फ्री स्पेस के लिए, फ्री स्पेस के लिए क्या चीज होगा, अगर बात करेंगे फ्री स्पेस के लिए तो फ्री स्पेस के लिए एच तो लगा के रखा जाएगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड तो रहेगी ही रहेगी। कायम भी, कोई मटेरियल, कायम तो तब आएगा ना जब कोई मटेरियल होगा, तो इस केस में आई आपका क्या हो जाएगा, आई जीरो होगा, क्योंकि मटेरियल ही नहीं है। तो जब मटेरियल ही नहीं होगा तो क्या चीज जीरो होगा, काई जीरो होगा। इफ देयर इज नो मटेरियल देयर इज नो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जब मटेरियल ही नहीं है तो ये कहां से आने वाला है, तो इस वजह से आपका H क्या होगा, वो तो लगा रहेगा, बट I जीरो तो कायम जीरो, कायम जीरो होता है। ठीक है, ठीक है। तो इतना पढ़ने के बाद आपने सबने सारी बातें पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक इंटेंसिटी पढ़ लिया आपने, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता आपने पढ़ लिया कि कितनी अच्छे से चुंबकित हो रहा है, उसको इस हिसाब से पढ़ा गया, और इसको M/A के हिसाब से भी पढ़ा गया है ना। और आपने फिर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी पढ़ा, चुंबकीय सुग्राह्यता, दैट इज I/H। और आपने लास्ट में अभी भी पढ़ा था, इधर याद होगा ना, कि अगर हमारे पास I और H की डायरेक्शन सेम होती है तो कायम पॉजिटिव, और अगर I और H अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो कायम नेगेटिव। और अगर मटेरियल ही नहीं है तो S तो होगा, S तो होगा, बट कौन नहीं होगा, S तो होगा, बट I इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। देख क्या लिखा गया है, B नॉट म्यू नॉट H, जो बाहर से लगा रखा है, बाहर से लगी फील्ड, D इन अंदर की बनी फील्ड है जिसको लिखा गया म्यू नॉट I से, और B क्या लिखी, मटेरियल की टोटल फील्ड है जिसको लिखा कैसे गया, म्यू इनटू H, जहां पर म्यू क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। ओके, तभी तो म्यू नॉट नहीं क्या लिखा गया, म्यू लिखा गया, वरना मैं उसको म्यू नॉट लिख देता अगर वो बाहर का होता है, बट वो मटेरियल के अंदर का है, इसलिए उसको याद करो। सब लोग लिखते थे एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन ER, ई नॉट ER को केवल मैंने लिखा था E से। क्या वैसा नहीं लग रहा है, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि म्यू लिखा जाएगा, हाँ कैसे लिखा जाएगा सर, म्यू लिखा जाएगा म्यू नॉट इनटू म्यू R से, कुछ कुछ लग रहा है ना, बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा लग रहा है तो लगना भी चाहिए। तो एक बात समझ में आई, इफ देयर इज नो मटेरियल, अगर कोई मीडियम नहीं है, निर्वात के लिए, वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस के लिए, फॉर फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस, और फ्री स्पेस, क्या बात यहाँ से क्लियर हो रही है कि मटेरियल नहीं है, मटेरियल नहीं तो I क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल ही नहीं है, केवल जो आपने लगा रखा है बाहर से लगी फील्ड B नॉट है, केवल B नॉट होगी, केवल B नॉट होगी, और H लिखा जाएगा, H लिखा जाएगा B अपॉन म्यू नॉट से, B अपॉन म्यू नॉट से लिखा जाएगा। तो ये तब होता है, ये कब लिखा जाता है, जब कोई मटेरियल नहीं होता है, तो H को डिफाइन किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो H की डेफिनेशन यहाँ से भी दी जा सकती है अगर आप देना चाहो तो, विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। निर्वात तथा वायु की चुंबकशीलता के सापेक्ष चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। तो ये हो गया, बाकी एम्पियर पर मीटर आएगा। अब इस हिसाब से आप चाहो तो फार्मूला बना सकते हो सोलेनॉइड के लिए H, कि सोलेनॉइड का H, सोलेनॉइड के लिए, परिनालिका के लिए कितना होता है ना, सोलेनॉइड, सोले मूवी याद आ गया होगा। सोलेनॉइड के लिए अगर मैं कहूँ कोई मटेरियल नहीं है तो H कितना होगा, B को सबको पता है म्यू नॉट NI, तो म्यू नॉट NI अपॉन म्यू नॉट से म्यू नॉट गया तो H की वैल्यू कितनी होगी, NI। और अगर मैं बात करूँ एक लंबी सीधी वायर के लिए, है ना, एक लॉन्ग इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए, फॉर वायर स्ट्रेट वायर के लिए, तो स्ट्रेट वायर के लिए आप सबको पता है ना, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है एट आर डिस्टेंस, म्यू नॉट I अपॉन 2πr। तो क्या म्यू नॉट गया, अरे यार H इक्वल टू क्या लिखोगे, म्यू नॉट I अपॉन 2πr डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, तो म्यू नॉट से म्यू नॉट गया, आपके पास कितना है, I अपॉन 2πr। तो ये H की वैल्यू हो गई। अलग अलग वायर्स के लिए, सिस्टम्स के लिए सोलेनॉइड के लिए अलग होती है और स्ट्रेट वायर के लिए अलग होती है। फिर आपको पढ़ाया जाता है परमिएबिलिटी। चौथा टॉपिक आपका क्या है, परमिएबिलिटी। अब परमिएबिलिटी कैसे बताते हैं भाई, परमिएबिलिटी यानी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जिसे आप म्यू से लिखते हो। म्यू डिफाइन कैसे किया गया, उधर देख लिखा गया B अपॉन H। म्यू कैसे, म्यू परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, मीडियम की परमिएबिलिटी कैसे डिफाइन करा गया, तो परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम इज डिफाइंड म्यू, दैट इज डिफाइंड बाय B अपॉन H। B अपॉन, उधर देखो म्यू कैसे लिखा जाएगा, B अपॉन H,
कुल चुंबकीय क्षेत्र, टोटल कुल चुंबकीय क्षेत्र बटे चुंबकीय तीव्रता। कुल चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं, माध्यम की चुंबकशीलता कहते हैं। आप क्या बता सकते हो? टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ total net field inside a material with respect to magnetic intensity is known as permeability of medium। जो डेफिनेशन में बोलो 2 सेकंड 4 सेकंड वीडियो पीछे करके उसको लिख लिया करिए, ठीक है, बिकॉज आई हैव नॉट टाइम, प्रॉपर टाइम, सो दैट आई कैन राइट द डेफिनेशन हियर। तो आप लोग पीछे करके वीडियो को लिख लिया करें। प्रति एकांक, आप ऐसे भी बता सकते हो, एच की वैल्यू 1 कर दो ना, 1 एम्पियर पर मीटर, तो आप बता सकते हो प्रति एकांक तीव्रता वाले, ऐसा छोड़ो यार, डायरेक्ट रेशियो में बताते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि रेशियो, क्योंकि इसका यूनिट आएगा अभी चल करके, बी का अलग है, एच का अलग है, तो इसलिए इसका कोई ना कोई रेशियो आएगा। तो आप ये बता सकते हो कि है ना, कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, पदार्थ के भीतर कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को चुंबकशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता कहते हैं। आप इंग्लिश वाले में क्या लिख सकते हो भाई कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ मटेरियल with respect to magnetizing field, with respect to magnetizing field, यही तो है जो मैग्नेटाइज करती है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज नोन एज परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। क्या यूनिट वगैरह आ सकता है भाई? बी में सबको पता था म्यू नॉट एच करके कुछ लिखते थे ना, म्यू नॉट एच करके कुछ लिखते थे, तो अपने आप म्यू, यहाँ पर जो म्यू का यूनिट है वही म्यू नॉट का होगा। पांचवा क्या होता है? रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव सापेक्ष चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता, सापेक्षिक चुंबकशीलता, रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो ये सापेक्षिक चुंबकशीलता कैसे बताया जाता है भाई? सापेक्षिक चुंबकशीलता बताने के लिए क्या पैटर्न को फॉलो करते हैं भाई? जैसे आप म्यू आर से लिखते हो, अब म्यू आर मुझे लिखना है तो मुझे साफ साफ पता है कि मुझे अगर म्यू आर लिखना है तो जो म्यू होता है उसको लिखा जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो अपने आप यहाँ से म्यू आर का फार्मूला बनेगा म्यू आर इक्वस टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, और बन गया आपके पास तैयार फार्मूला म्यू आर इक्वस टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। क्या बिल्कुल ऐसे नहीं दिख रहा है? ई आर इक्वस टू ई अपॉन ई नॉट, याद आया? ई इक्वस टू ई नॉट ई आर, म्यू इक्वस टू म्यू नॉट म्यू आर। तो ये हो गया आपका रिलेटिव परमिएबिलिटी, इस हिसाब से बताया जाता है म्यू अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। तो अब जो म्यू का यूनिट वही म्यू नॉट का यूनिट, इसलिए ये क्या हो गया? यूनिट लेस हो गया, ये हो गया यूनिट लेस। तो यहाँ से ये बात आपकी क्लियर हो जाती है। अब एक और बात जो आपको यहाँ पर जान लेनी चाहिए, और आज के लिए इतना ही पढ़ लीजिए काफ़ी है, और वो ये बात है कि आपने ये जान लिया, सब कुछ जान लिया, आपको यहाँ कुछ नज़र आ रहा है, ये फार्मूला जो नेट फील्ड है, उस नेट फील्ड को कॉपी करते हुए ये सब समझ चुके होंगे आप लोग काफ़ी देर से, है ना, दिमाग में छपा हुआ होगा। तो ये जो बी है मेरे पास नेट फील्ड, ठीक है, जो मेरे पास नेट फील्ड है, सवाल क्या लिखा जाता है? रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड काई एम, ठीक है, म्यू नॉट एंड काई एम, केवल काई लिख लो आप, घबराइए नहीं, म्यू आर एंड काई एम। मुझे समझ में आया, मुझे म्यू आर चाहिए, म्यू आर चाहिए तो क्या करें यहाँ पर? वो तो बड़ा मुश्किल लग रहा है बनाना, तो दिमाग में बात आई काई एम बनाना है तो मुझे आई बाई एच चाहिए। काई एम बनाना क्या चाहिए? आई बाई एच। मैंने लिखा नेट फील्ड इनसाइड अ मटेरियल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी नॉट व्हिच हैज अ मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ एच, ठीक है, किसी एच फील्ड वाले फील्ड में कोई आपने मटेरियल रखा है, तो जो बी नेट लिखा गया वो लिखा गया बी इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई, ये लिखा गया। बी को क्या लिख सकते हो? बी को क्या लिख सकते हो? फ्री स्पेस, केवल बी नॉट होगी तो उसको बी नॉट लिखना था यहाँ पर, है ना। अगर मेरे पास बी लिखना है, बी तो नेट है ना, मटेरियल की टोटल फील्ड है, क्या लिखा गया? म्यू इंटू एच इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई। अब अगर आप ध्यान से देखो तो म्यू उधर गया, म्यू मत भेजिए, एच उधर भेजिए, एच उधर जाएगा तो क्या होगा? म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई अपॉन एच। म्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं? म्यू को लिखा जा सकता है, देखो इधर, म्यू को लिखा जा सकता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो मैंने लिखा म्यू नॉट इंटू म्यू आर इक्वल टू क्या लिखा गया? म्यू नॉट, तोड़ दो इधर, एच अपॉन एच प्लस आई अपॉन एच, लिखा गया म्यू नॉट इंटू म्यू आर। क्या म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया? क्या आया? म्यू आर इक्वल टू, अंदर क्या बचा? एच अपॉन एच 1 प्लस आई बाई एच। व्हाट इज आई बाई एच? इट इज काई एम। ये हो गया आपका इसमें रिलेशन, म्यू आर और काई एम में रिलेशन। क्लियर है? आई होप आपको
समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से रिवाइंड कीजिए, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड में देखने की कोशिश मत कीजिएगा, छूट जाएगा काफ़ी कुछ लेक्चर, इसलिए आराम से पढ़िएगा। ये कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा है, इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ हैं। आपके पास बी है, बी नॉट है ना, एच है, आई है, उसके साथ साथ काई एम है, और फिर आपके पास म्यू है, म्यू आर है, म्यू नॉट है। इतने सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको टैकल कर ले जाती हैं। आपको टैकल इसे करना है। नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, एक बार नहीं 2 बार 3 बार दोहराइए, समझ में आ जाएगा, बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए।